So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class जिसमें हम लोग देखने चल रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब कि जब हम ग्रो करते हैं भाई, बॉय जो होते हैं वो बॉयज की तरीके से ग्रो करते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स की तरीके से ग्रो करती हैं। साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटी है, साथ ही साथ जो हमारी सोसाइटी है वो हमको एक नॉर्म्स देती है कि बॉयज के पास ये जिम्मेदारियां रहेंगी और गर्ल्स के पास ये जिम्मेदारियां रहेंगी। जैसे बॉयज का रहता है कि जो भी हार्ड वर्क वाला काम रहता है जिसमें मेहनत लगती है, ठीक है, जो थोड़ा सा बाहर का काम रहता है, आउटसाइड द होम का काम रहता है, वो बॉयज करेंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे। और गर्ल्स का काम जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि आपको घर में रहना है, घर के काम करने हैं और मतलब खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, तो ये सब सोसाइटी ने एक नॉर्म्स तय कर दिए कि आपको ऐसे ऐसे ग्रो करना है। तो वही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अलग अलग एरियाज में किस तरीके से ये जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप डेवलप करा गया है सोसाइटी के द्वारा, ये किस तरीके से हर सोसाइटी में अलग अलग देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इससे तुम अपने आप कनेक्ट भी कर पाओगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम ऑलरेडी जानते हो, तो और भी नई नॉलेज यहाँ से हम लोग गेन करेंगे। फटाफट से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और ध्यान रखना, ये चैप्टर मतलब जो आज का वीडियो है, लास्ट के पार्ट में हम लोग मैथ्स का थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे जिसमें हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने चैप्टर पर, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। यहां देखो शानदार सी ड्राइंग बनाया है भाई ने। चल भाई, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। भाई हम लोग की एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, ठीक है, गर्ल की और बॉय की। भाई सबसे पहली आइडेंटिटी, कोई एक अपरिचित व्यक्ति हमें नहीं जानता है कि हम, मेरा नाम अक्षय है, तुम्हारा नाम हाजिक है, उसका नाम अफनान है, उसका नाम आहद है, उसका नाम सार्थक, समर्थ, कुछ भी है, ठीक है। ये अनजान आदमी नहीं जानता है। अनजान आदमी क्या जाता है, वो देखो एक लड़का जा रहा है, वो देखो एक लड़की जा रही है। मतलब हमारी आइडेंटिटी हमारे जेंडर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do। और हमारी सोसाइटी हमें धीरे धीरे करके सिखाती रहती है। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं वैसे ही वैसे सोसाइटी हमें सिखाती है कि भाई हमें एज अ बॉय कौन कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, गर्ल्स को कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। जैसे सोसाइटी ने हमें सिखाया कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को रोने का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ लड़कियां रो सकती हैं, लड़कियां अपने आप को कमजोर दिखा सकती हैं। लेकिन लड़के अपने आप को कमजोर दिखाएंगे तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस पर लोग हंसते हैं, ठीक है। तुमने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि अगर बॉय अगर रो दिया तो वो थोड़ा सा हंसी का पात्र बन जाता है, लोग हंस लेते हैं। लेकिन गर्ल्स रो दिया तो वो नॉर्मल देखा जाता है, ठीक है। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all society look at boys and girls in the same way? ऐसा हम लोग को लगता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे स्कूटी की बात आई तो स्कूटी ज़्यादातर देखा जाता है, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह चलाने का काम है वो लड़कों का है, और लड़की जब चलाती है वो थोड़ा सा अजीब ढंग से देखा जाता है सोसाइटी, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा लगता है कि ये हर जगह सेम है। तो हम लोग आज दोस्त यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर दी गई है, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये जो जेंडर प्रेजुडाइज है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या हर जगह सेम अप्लाई होता है या इनकी डिग्रीज अलग अलग होती हैं। We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर पाने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से हमको तैयार करती है। भाई बॉय हो तो आगे चल के मैन बनोगे ना, आगे चल के मैन बनोगे, गर्ल्स है आगे चल के वुमेन बनेगी। तो कैसे फ्यूचर के लिए ये सोसाइटी हमें तैयार करती है, रोज हमें इनपुट देती है कि भाई साहब ऐसे काम करो क्योंकि तुम्हें आगे वो रोल करना है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से सोसाइटी तैयार करती है फ्यूचर नीड्स को
फ्यूचर रोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये हम देखेंगे। We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than that roles men play and the work they do. और ऐसा हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो मेंस का रोल होता है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। मेंस का जो रोल रहता है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है और वुमेन का जो रोल रहता है उसको कम वैल्यू दी जाती है। जैसे जो वुमेन होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो घर के काम करती हैं, उसको कितनी वैल्यू दी जाती है तुम्हें पता है। और जो मेंस होते हैं वो बाहर जाके कमाते हैं, ठीक है, तो उसको दूसरी तरीके से कहा जाता है कि भाई साहब मैं कितना मेहनत करता हूँ, पसीना बहता है, तब जाकर के पैसे आते हैं। और वुमेन के काम को उतना दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। काम दोनों ने किया लेकिन एक को बढ़ा चढ़ा के उसको बताया गया और दूसरे का काम को बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया, ठीक है। ऐसा हम लोग देखते हैं अपने घर पे भी, सोसाइटी में। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। और काम के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में किस तरीके से इनइक्वालिटीज देखी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है मेन और वुमेन में, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920, ध्यान रखना, समोआ समोसा नहीं है, समोसा खाने वाला, ये समोआ एक आइलैंड का पार्ट है, एक आइलैंड का पार्ट है। तो समोआ में किस तरीके से बॉय और गर्ल ग्रो कर रहे हैं ये हम देखने चल रहे हैं। 1920s की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले की बात। The Samoan Islands are part of large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. Pacific Ocean के southern part में इस Samoan Island नाम का एक छोटा सा पार्ट है। In the 1920s, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school. वहां पर एक रिपोर्ट निकली, रिसर्च रिपोर्ट निकली और पता चला कि समोअन के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। They learn many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. और ऐसा पाया गया कि वो लोग क्या सीख रहे हैं कि किस तरीके से घर के काम किए जाते हैं, हाउस होल्ड वर्क कैसे किया जाता है, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों का, अपने से छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, ये वहां पर सिखाया जा रहा है। किसके द्वारा? बड़े बच्चों के द्वारा या फिर एडल्ट्स या फिर उनके माता पिता के द्वारा ये सिखाया जा रहा है कि अपने छोटे भाई बहनों का किस तरीके से देखभाल करोगे और घर के कामकाज कैसे करोगे। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। फिशिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। Young people therefore learn to undertake long fishing expedition, but they learn these things at different points in their childhood. और वहां पे जो यंग पीपल हैं उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको फिशिंग वगैरह करनी है। ध्यान रखो, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें बॉय और गर्ल की बात नहीं हुई, चिल्ड्रन की बात हुई। मतलब कि यहाँ लड़का और लड़की में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों को सिखाया जा रहा है कैसे आपको हाउस होल्ड वर्क करना है, घर के कामकाज कैसे करने हैं और कैसे आप अपने से छोटे बच्चों का देखभाल करेंगे। As soon as baby could walk, their mother or other adults no longer looked after them. और जैसे ही बच्चे थोड़ा सा चलने फिरने लग जाते हैं, अब उनको देखभाल की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। अब उनकी मदर्स या फिर उनके जो भी एडल्ट्स वगैरह हैं जो उनकी देखभाल अभी तक कर रहे थे, अब वो उनको लुक आफ्टर नहीं करते, उनको नहीं देखेंगे। Older children, often as young as 5-year-old, took over this responsibility. और 5 साल के बच्चे अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लग जाते हैं। 5 साल के बच्चे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनको आ गई कि अपने से जो छोटे हैं, जो अभी बेबी हैं, एकदम छोटे से हैं, जो उसमें पालने में झूल रहे हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है। ये 5 साल के बच्चों का वक्त रहता है। क्या बात है। Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. और जैसे ही बच्चे 9 साल के हो जाते हैं, बच्चे 9th ईयर पास कर जाते हैं, उसके बाद वो बाहर के काम, घर के बाहर के जो काम होते हैं, फिशिंग करना, कोकोनट के प्लांट लगाना, ये सब काम करने वो लग जाते हैं। Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. और गर्ल्स का, यहाँ पे गर्ल्स को बाहर अभी नहीं निकलने दिया गया। गर्ल्स का काम है कि जब तक आप टीन एज नहीं पाती हैं, टीन एज मतलब 13 to 19,
तो 13 से स्टार्ट होता है टीनेजर्स। तो गर्ल्स जब 13 की हो जाती हैं तब उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा, उसके पहले वो अपने घर में ही रहेंगी, हाउस होल्ड वर्क करेंगी और जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखेंगी। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। 13 पास करी, अब भाई आजादी है, फ्रीडम वाले। After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. और जैसे ही वो 14 की 13 पास करी, 14 पे आई, अब वो फिशिंग ट्रिप पे जाने लगी, बाहर घूमने लगी। जैसे लड़के काम करते थे, कोकोनट के प्लांट लगाना, बास्केट्स को बिनना, ये सब वो भी कार्य शुरू कर दी। Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of their work while girls helped with the preparations. और भाई साहब खाने में तो मेन काम किसका रहता था? बॉयज का। बॉयज ज्यादा काम करते थे और लड़कियां सिर्फ उनकी हेल्प करती थी, मतलब असिस्टेंट टाइप की। मेन वर्क करने का काम लड़कों का रहता था। तो इस तरीके से समोआ जो आइलैंड है वहां की ये कहानी है। ठीक है, अगला चलते हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब मध्य प्रदेश ये हमारा इंडिया का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है भोपाल। ठीक है, क्या कैपिटल है? भोपाल। ये सब छोटी छोटी चीजें बार बार रिवाइज करते रहा कर। ठीक है, तो 1960s की बात कर रहे हैं, वो 1920s की समोआ आइलैंड की कहानी थी। 40 साल बाद 1960s में हम मध्य प्रदेश चल रहे हैं और वहां देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़के और लड़कियों में चीजें चल रही हैं। The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. ये एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की 1960s ईयर में। From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. क्लास 6 जैसे क्लास 5 पास कर लिए बच्चे और क्लास 6 जैसे पहुंचे, क्लास 6 में बॉय और गर्ल को सेपरेट स्कूल में भेजा जाता था। वो कॉमन स्कूल में नहीं पढ़ते थे, कोएड में नहीं पढ़ते। जैसे एमएल कॉन्वेंट स्कूल है, इसमें सारे बच्चे अप टू 12 सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लेकिन मध्य प्रदेश जिसकी कहानी अभी यहाँ पे सुना रहे हैं उसमें लड़के और लड़कियों को क्लास 6 से अलग कर दिया जाता था। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। जो गर्ल्स का स्कूल रहता था वो बॉयज के स्कूल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। किस एरिया में देखते हैं। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. जो गर्ल्स का स्कूल रहता था जहां पर वो प्ले करती थी, कर्टयार्ड में प्ले करती थी, आंगन में प्ले करती थी, वो बिल्कुल सेपरेट था। मतलब बाहर से कोई भी उस स्कूल के अंदर नहीं देख सकता था। मतलब इतना ज्यादा सेफ्टी बनाई गई थी कि बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरीके से सेपरेट था। सेक्लूजन लिखा है ना, सेक्लूजन मतलब एकदम अलग थलग था। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से लड़कियों का था। द बॉयज स्कूल हैड नो सच courtyard and our playground was just a big space attached to the school. और लड़कों के लिए ऐसी कोई मतलब नहीं था। लड़कों का बहुत दूर से ही देख लिया जाता था कि हाँ लड़के खेल रहे हैं। मतलब लड़कियों को एक ऐसा स्पेस दिया गया कि बाहर से उन्हें ना देखें, मतलब पूरी तरीके से प्राइवेसी। ठीक है, पूरी तरीके से प्राइवेसी। अब प्राइवेसी कभी कभी गुड सेंस में ली जाती है, कभी कभी बैड सेंस में ली जाती है। गुड सेंस में मतलब कि हाँ हमें बाहर से कुछ खतरा नहीं हो सकता है, और बैड सेंस में मतलब हमको अलग कर दिया गया। ठीक है, हमको देश दुनिया से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा निगेटिव वे में जाता है। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं इसके। तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट था, मतलब लड़कियों को थोड़ा सा खराब लगता था कि ये क्या बात हुई, हमें आउटसाइड वर्ल्ड से रूबरू होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और बॉयज के लिए ऐसा कुछ नहीं, बॉयज के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम थी। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर द बॉय वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। और जब छुट्टियां होती थी तो बॉय अलग चलते थे, लड़कियां अलग चलती थी। एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। This was unlike the boy who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle. और देखा जाता था कि जब लड़कियां निकलती थी तो लड़के खड़े होकर के उनके मतलब टीजिंग वगैरह करते थे, उनको परेशान करते थे। और वो क्या करते थे, लड़के क्या करते थे, उस स्ट्रीट में इडलिंग करते थे। इडलिंग मतलब होता है कि खड़े होना, कहीं पर आप स्टैंड हो रहे हैं विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, बस ऐसे ही मजे करने के लिए खड़े हो गए। ठीक है, तो ये लड़के ऐसा करते थे, खेलते थे वहां पर और कुछ ट्रिक्स करते थे बाइसिकल से, बाकी स्टंट दिखाते थे। भाई लड़कियां निकल रहे हैं तो अपना रौला जमाने के लिए कुछ लड़के ऐसा भी करते थे।
फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। और गर्ल्स के लिए क्या होता था भाई साहब, ये सड़क का सिर्फ एक पर्पस है कि सीधे वो घर पहुंच सके। और लड़कों के लिए अलग अलग, लड़कियों को देखना, वहां पर खेलना और कुछ ऐसे स्टंट करना बाइसिकल से, ठीक है। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। और वहां की जब लड़कियां स्कूल से निकलती थी तो ग्रुप में निकलती थी, लड़के तो ग्रुप में नहीं निकलते थे। लड़के अपना कभी एक दूसरे के साथ निकल गए, लेकिन लड़कियां लगभग 6-7 के ग्रुप में निकलती थी, 10-12 के ग्रुप में निकलती थी, क्योंकि उन्हें डर रहता था टीज होने से। टीज मतलब कोई छेड़छाड़ उनके साथ ना करे, और अटैक होने से, ठीक है। पहले बहुत सारे अटैक होते थे, एसिड अटैक अगर नाम सुने हो, ठीक है। एसिड अटैक मतलब ऐसा होता था कि लड़के लड़कियों को प्रपोज करते थे या मतलब उनके साथ रहना चाहते थे और लड़कियां मना कर देती तो उन पर लड़के एसिड फेंक दिया करते थे, उनका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता था। अब तो ये काफी केस कम सुनने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत होता था, ठीक है। मतलब बहुत पहले, मतलब 2000 के आसपास ये काफी सुनने को मिलता था, ठीक है। अब सरकार इतना टाइट हो गई है, प्लस रूल इतना टाइट हो गया है कि अब लोग डरते हैं, और लड़की ने एक बार मना कर दिया तो भाई साहब हट जाओ, वरना फिर पुलिस अच्छे से सूतती है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मध्य प्रदेश में 1960s में मिलता था। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जांपल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ये 2 स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि अलग अलग एरियाज में जब ग्रोन अप बच्चे होते हैं, ठीक है, बॉय से मैन बनते हैं या गर्ल्स से वुमेन बनती हैं, तो सब जगह अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. लेकिन हमें लगता है कि नहीं भाई, लड़के एक तरीके से होते हैं, लड़कियां एक तरीके से होती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताते हैं, हमने जो अनुभव किया है वही हम बताते हैं। लेकिन 2 स्टोरी पढ़ने पर हमें लगा कि नहीं, समोवन आइलैंड जो था वहां पर तो थोड़ा सा चीजें क्या दिखती थी हमें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कम देखने को मिलता था। बॉय और गर्ल एक जैसा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट बॉयज ज्यादा काम कर रहे हैं। जब कुकिंग की बात आती है तो बॉयज ज्यादा काम कर रहे हैं और लड़कियां सिर्फ हेल्प आउट कर रही हैं, उन्हें थोड़ा हेल्प कर रही हैं, बस असिस्ट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा मध्य प्रदेश में अलग कहानी है। यहाँ पे लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद लड़के उनको छेड़छाड़ भी करते हैं, ठीक है। लड़कियां डरती हैं, थोड़ा सा उनका कर्टयार्ड जो है, खेलने का प्लेस है, वो प्राइवेट बनाया जाता है, बाहर से उन्हें कोई देख नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली। If we talk to elders in our family, we will see that their childhood was probably very different from ours. जब हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने एल्डर से बात करेंगे, तो बात करना, पूछना, तो तुम्हें अपना बचपना और उनके बचपन में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। तुम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे पास जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी कुछ, उनके पास मनोरंजन करने के साधन थे, लेकिन अब वाले से डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये सब चीजें करना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कभी दादी नानी अपने गांव में जाओ, देवरिया जाओ, तब वहां पूछो कि कैसा आपका बचपना रहा, ठीक है, बड़े लोगों से, तो वो बताएंगे, उनके मनोरंजन के साधन थे, लेकिन क्या क्या थे, ठीक है, पूछो। काफी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ऐसा हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी बहुत ही तगड़े लेवल पे, कर्रे लेवल पे बॉयज और गर्ल्स पर क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है। और ये शुरू होता है बहुत ही यंग एज से, छोटे एज से। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिव डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो देखो, अगर लड़का है तो उसको बैट बॉल दिया जाएगा, उसको कार दिया जाएगा, उसको रिमोट कंट्रोल कार दिया जाता है, और गर्ल्स को ज्यादातर डॉल्स दी जाती है, किचन सेट दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही उनको मतलब रोल उनका डिसाइड कर देते हैं, भाई साहब तुमको इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हारा फ्यूचर इस डायरेक्शन में है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। व्हाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बॉयज को कार दिया गया, बॉयज को रिमोट कंट्रोल कार, बॉयज को बैट एंड बॉल, और गर्ल्स को डॉल दिया गया, किचन सेट दिया गया, ऐसा क्यों? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. पहले सोसाइटी ने बता दिया, भाई साहब फ्यूचर में तुम लोग सेम नहीं हो। अभी तो भाई बेबी हो, सब लोग तुम्हें प्यार दुलार कर रहे हैं, लेकिन अभी से लो तुम डॉल ले लो, तुम थोड़ा सा डॉल की केयर करना शुरू करो, किचन सेट ले लो, और तुम भाई साहब कार वार चलाओ, तुम थोड़ा सा खेलो कूदो, तुम थोड़ा बाहर जाओ। तो ये स्टार्टिंग में ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको फ्यूचर में अपना रोल प्ले करना है।
If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to tough. ये सब हमें पहले से सिखाया जाता है। लड़कियों को धीमे बोलना है, सॉफ्टली बोलना है, प्रेम से बोलना है, और लड़के हार्श बोल सकते हैं। कौन से गेम लड़कों को खेलने हैं, कौन से गेम लड़कियों को खेलने हैं, ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। All these are ways of telling children that they have specific rules to play when they grow up to be men and women. ये सब स्टार्टिंग से हमें सिखाया जाता है कि भाई साहब जब बड़े हो जाओगे, तुम आदमी और तुम औरत जब बनोगे, तुम मैन और जब तुम वुमेन बनोगे, तो तुम्हें कौन सा रोल प्ले करना है, अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. और ये इससे इन सब प्रैक्टिसेस से हम कौन सा कैरियर चूज करने वाले फ्यूचर में, उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है भाई। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. और भाई साहब दोनों वर्क कर रहे हैं, men और women दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी के वर्क को वैल्यू ज्यादा दी जाती है, जैसे मेंस के वर्क को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, और वुमेन के वर्क को वैल्यू कम दी जाती है या बिल्कुल ही नहीं दी जाती है अपने सोसाइटी में। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का स्टेटस सेम नहीं होता है। ठीक है, दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेंस को ज्यादा सराहा जाएगा। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मेन एंड वुमेन। अब हम नीचे एक स्टोरी है उसको देखेंगे कि किस तरीके से मेन और वुमेन में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 20 मिनट की अपनी ये वीडियो हो गई है, तो जो भी पार्ट बचे हुए हैं उसको हम फिर से देख लेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करने चल रहे हैं अपने पेरीमीटर एंड एरिया में। तो पेरीमीटर एंड एरिया में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गई है, आसान है। जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें सर्कल की बात होती है, उसमें ही थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो। देखो सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग सीखे थे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का मतलब तुम जानते हो, सर्कल मीन्स होता है एक गोला। ठीक है, लिखो मत, समझो बस भाई साहब। ठीक है, समझना जरूरी है, लिखना उतना जरूरी नहीं है, बस समझ लो कि क्या हो रहा है। सर्कल मीन्स क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर जो कि कर्व से मिलके बना होता है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस कह रहा है, तो सरकमफ्रेंस से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो पेरीमीटर तो आता है ना भाई। पेरीमीटर क्या होता था, किसी के चारों तरफ घूम के उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाना। जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उस पॉइंट से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम करके उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गए हैं, तो टोटल डिस्टेंस जितना हमने ट्रेवल किया है वही है पेरीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर, सिंपल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है, बस वर्ड चेंज हो गया क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। तो इस पॉइंट ए से हम ऐसे 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 घूम करके वापस से ए पॉइंट पर हम वापस से पहुंच गए। तो हमने क्या बना दिया, हमने क्या निकाल लिया, सरकमफ्रेंस। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, सिंपल सी बात क्लियर हो गई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास एक ही फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूला बुक में दिया गया लेकिन एक फॉर्मूला रखो, कंफ्यूजन बिल्कुल हटा दो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर। जैसे कोई कहे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, मुंह से अंदर से आवाज आनी चाहिए 2 पाई आर। कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है भाई। अब इसमें देखो ये 2 तो तुम जानते हो कांस्टेंट होता है, ये पाई भी कांस्टेंट होता है, और आर क्या है, रेडियस। आर फॉर रेडियस। रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हमसे कहेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालो भाई। समझ गए क्या बताया, सबसे पहले टॉपिक शुरू किए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखे। सर्कल मतलब हम जानते हैं गोला, सरकमफ्रेंस मतलब होता है गोले के चारों तरफ घूम करके उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाना
जितने डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वही सरकमफ्रेंस है। फॉर्मूला क्या होता है सर? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर अंदर क्या निकलेगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर ऐसे याद कर लो। ये सामने वाले क्या कर रहे हो? 2 पाई आर। तो क्या है? 2 है पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। बार बार रिवीजन करो, कंफ्यूजन मत पालो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहेगा तो 2 पाई आर ही तुम्हें बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जिसमें से 2 और पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पहले से हमें पता रहती है, और आर की वैल्यू रेडियस, आर मींस रेडियस, रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास खटाखट आता है। पहला क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा? फाइंड द, इस तरीके से दिया रहेगा, फाइंड द सरकमफ्रेंस, फाइंड द circumference of the circle whose radius is 14 सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तुरंत से हम लिखेंगे फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तुरंत मुंह से निकलना चाहिए 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब देखो भाई साहब, पाई की 2 वैल्यू होती है, तुम चाहो जो यूज करो। पाई की एक वैल्यू होती है 22/7 और एक होती है 3.14। समझे? इसको याद करो। पाई की 2 वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तुमको जो यूज करनी है वो यूज कर लो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि पाई इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो 22/7 और पाई की तुम लिख सकते हो 3.14। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। तो देखो यहाँ 22/7 लिख दिए और मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस दिया गया है क्वेश्चन में, रेडियस दिया गया 14 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब इसको ऐड कर देंगे तो 22 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पाई की जो हम 22/7 वैल्यू लिखे हैं, ये क्या 3.14 ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। हम तुम कहें अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दिए गए तो तुम्हारी जो मर्जी कहे यूज करो, चाहे इसको चाहे इसको, आंसर आएगा ही आएगा। आंसर जो भी आएगा वो सही रहेगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ 22/7 की जगह यूज करते हैं 3.14। याद रखना इसका 88 सेंटीमीटर आंसर आया है, ठीक है। मान लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू हम इस बार 3.14 रखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं दोनों रखो तुम, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम दोनों निकालोगे। हम यहाँ तुम्हें बता रहे हैं कि चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, तुम्हारी मर्जी। और रेडियस, रेडियस तुम्हारा है कितना? 14। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 14 जा 28 हो जाएगा और 3.14, और इधर यहाँ पर सॉल्व कर लो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 28, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 3 11, ठीक है। और 8 3 जा 24, 25, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 7 8, 87.92, 87.92 सेंटीमीटर। देखो एक का 88 सेंटीमीटर आया है, एक का आंसर 87.92 आया है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये वाला आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है तब 22/7 लिखना, और अगर 3.14 दी है तो 3.14 यूज करना, और अगर कुछ भी नहीं दी गई है तो तुम्हारी मर्जी, चाहे 22/7 यूज करो चाहे 3.14 यूज करो।
देखो भाई साहब, चीजों को सिंपल रखो तभी सिंपल होगा। ठीक है, तुम कहोगे अरे यार इतना टफ है, तो फिर टफ ही रहे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह रहा है तो तुरंत उसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जिसमें आर रेडियस है और 2 और पाई कांस्टेंट टर्म होते हैं। उसकी वैल्यू पहले से हमें पता है, 2 की 2 ही होती है और पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है और रेडियस दिया रहेगा। एक और देखते हैं, ठीक है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल whose radius is, ये सेकंड क्वेश्चन अपना हो जाएगा, whose radius is 28 सेंटीमीटर, whose radius is 28 सेंटीमीटर। अब हमसे कह नहीं रहा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, मतलब हम कुछ भी पाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह रहा है, तुरंत फॉर्मूला लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, 22/7 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, रेडियस दिया रहेगा तभी रेडियस लिखना, कभी कभी यहाँ डायमीटर लिख के दे देता है, तो उसमें सावधान रहना। ठीक है, 2 पाई आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 22 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, 176 सेंटीमीटर हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, रेडियस दिया रहेगा तो निकाल लोगे भाई, अगर रेडियस क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लोगे कि नहीं। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हें कुछ देंगे तो करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, जब हमें रेडियस ना दे करके डायमीटर दे और कहे कि भाई साहब क्या करो क्या करो क्या करो, सरकमफ्रेंस निकालो। ठीक है, हमें कह रहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है उसमें तो डायमीटर होता नहीं है, उसमें तो डायमीटर होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर को रेडियस बनाना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहां रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है ना तो उससे रेडियस आराम से निकल जाता है। डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगा। तो डायमीटर तुम्हारा कितना दिया गया है, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस 28/2 हो जाएगा, आधा हो जाता है ना। ठीक है, डायमीटर क्या होता है देख लो, ये फिगर है तो डायमीटर यहां से इस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट से यहां तक डायमीटर होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, सिर्फ इतनी होती है, रेडियस आधी होती है, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहां पर जब 28 का आधा करोगे तो 14 आएगा, तो बस हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह हम 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14 ले सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है तो वही वैल्यू यूज करनी है, नहीं दिया है तो कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने मन का, चाहो तो 22/7 या 3.14। रेडियस की जगह 14 रखते हैं। ध्यान रखना भाई साहब इस बात का, अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर की वैल्यू यहाँ मत रखना, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ तुमने 28 रख दिया तो गलत हो गया। डायमीटर दिया तो डायमीटर से रेडियस पहुंचना, उसका आधा, और उसके बाद सॉल्व करना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो फिर ये 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारा 88 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ गए, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल अब हम तुमको होमवर्क में भी देंगे, एक पेज में फोटो खींच के भेजेंगे, तो उसको अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा आज, इसको देख लो भाई। सबसे पहले सिविक्स, ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना जितना पढ़ाया हूं।
रीडिंग कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको नजर में आते हैं उसको लिखना, और प्लस जो मैथ्स में मैं 3 एग्जाम्पल कराया हूं उसको अपनी कॉपी में करना, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करके टाइमली भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।